ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने जो टीचिंग का सबसे पहला पॉइंट था, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट एंड लेवल ऑफ टीचिंग, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा दूसरा पॉइंट स्टार्ट होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, लर्नर्स और करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, जो किशोर होते हैं और वयस्क, यानी कि 18 प्लस और 18 के नीचे। ठीक है, दोनों के हमें क्या क्या पढ़ने हैं, शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक और व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इंग्लिश में एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव। ठीक है, कॉग्निटिव हम लोगों ने किसी और में भी पढ़ा था, कोई बताएगा? कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक। हम्म, किसी को याद है हम लोगों ने कॉग्निटिव कहाँ पढ़ा था? मैम 3 डोमेन में। हाँ, 3 डोमेन में। ठीक है, किसने 3 डोमेन दिए थे? वो ब्लूम ने। ब्लूम। ब्लूम, हाँ। हाँ, ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में हम लोगों ने 3 डोमेन पढ़े थे। पहला डोमेन ही क्या था, कॉग्निटिव डोमेन, और दूसरा क्या था, बताइए? मैम रिफ्लेक्टिव। नहीं, अफेक्टिव। में हाँ। अफेक्टिव डोमेन। हाँ, और तीसरा कौन सा डोमेन था? साइको। रिफ्लेक्टिव। हाँ, मैम साइको मोटर डोमेन। हाँ, साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, पहला कॉग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव, तीसरा साइकोमोटर। ठीक है, देखिए अभी आप लोगों को सिर्फ डोमेन के नाम नहीं याद है, और उसके अंदर के लेवल भी आप लोगों को याद करने, है ना? तो थोड़ा सा प्लीज केयरफुली सभी लोग रिवीजन कीजिए। सभी लोगों को मैंने पीडीएफ भेज दी है ग्रुप में, आप लोग उसको रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए। कुछ अगर टॉपिक नहीं समझ में आता है तो पूछिए, नहीं तो सर्च कीजिए। सर्च करके आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब वगैरह पे। उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, तो आपका टॉपिक जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं। अब ये हमारा जो सेकंड पॉइंट है, ये शिक्षार्थी की लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स पे है। ठीक है, इसमें एडोलसेंट और एडल्ट दो तरीके के बालकों को लिया गया है, जो 18 से नीचे हैं और 18 से ऊपर हैं, यानी कि एडल्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले यदि लर्नर की बात की जाए, तो लर्नर से तात्पर्य क्या है? इसके लिए शब्द आता है हिंदी में अध्येता। ठीक है, क्या आता है? अध्येता। ठीक है, आप इंग्लिश में यदि लर्नर शब्द देखेंगे तो बहुत जल्दी पहचान जाएंगे, सीखने वाला, है ना? लेकिन अध्येता शब्द से बहुत कम लोग परिचित होते हैं। तो यहाँ पे लर्नर का मतलब अध्येता। ठीक है, अब यहाँ पे अध्येता लर्नर की परिभाषा दी हुई है। अध्येता उस व्यक्ति को कहते हैं जो कुछ सीखने का प्रयत्न करता है, चाहे वो चीज उसके विषय से संबंधित हो या व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित हो। अगर एक व्यक्ति कुछ सीखने का प्रयास कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अध्येता कहेंगे। ठीक है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसको किसी छोटे बच्चे का होना जरूरी है या कोई टाइम बाउंडेशन होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। यदि वो किसी भी समय या किसी भी स्थान या किसी भी काल पर सीख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? अध्येता, यानी कि लर्नर। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं, उम्र के आधार पर अध्येता के दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर दो पार्ट्स में इनको विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहला पार्ट है किशोर अथवा नाबालिग। नाबालिग यानी कि 18 एज के नीचे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एडोलसेंट। और वयस्क या बालिग, बालिग मतलब एडल्ट, तो ये क्या होंगे? 18 प्लस। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को?
इस तरीके से ये दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। इन्हीं की सामाजिक, इमोशनली और संज्ञानात्मक ये इत्यादि इनके विषय में हमें देखना है। ठीक है, अब उससे पहले हम थोड़ा लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे कि जो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं होती हैं लर्नर की, वो क्या होती हैं। ठीक है, उसके विषय में हम थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं कि सीखने को अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, सीखने का अनुभव यानी कि लर्निंग का जो है उसका अनुभव और अभ्यास कैसे परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन के लिए परिभाषित किया जाता है। आगे कह रहे हैं चेंज ड्यू टू ग्रोथ यानी कि वृद्धि, परिपक्वता, पूछताछ के कारण परिवर्तन को सीखने के रूप में नहीं माना जा सकता। ठीक है, इसमें वृद्धि भी होती है, इसमें आपकी मैच्योरिटी भी आती है, आप इंक्वायरी भी करते हो, तो ये सारे ही कारण क्या है, सीखने के रूप में नहीं माने जाते। ठीक है, आगे कह रहे हैं इन सीखने वाले जो लर्नर की जो निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो उनमें क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहला व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व होना, मतलब आपका जो व्यक्तित्व है वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। ठीक है, रवैया, आपका एटीट्यूड कैसा है, ये भी बहुत मैटर करता है लर्नर के लिए, है ना। आत्मविश्वास का स्तर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, वो भी मैटर करता है। पूर्व ज्ञान, आपका प्रीवियर नॉलेज क्या है, वो भी मैटर करता है। देन सबसे मोर इम्पोर्टेंट एबिलिटी, आपकी योग्यता, आप योग्य है कि नहीं है ना। अब देखिए, अब जैसे मैं आपको नेट की ट्यूशन पढ़ा रही हूँ और मेरा खुद का ही नेट ना हुआ हो, है ना, तो मैं योग्य ही नहीं हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊं। तो इस तरीके से ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं, व्यक्तित्व, रवैया, आत्मविश्वास का स्तर, पूर्व ज्ञान और योग्यता। ठीक है, आगे चलते हैं। गुड लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, यानी कि अच्छे अध्येता के विशेषताएं। अब उसमें अच्छे अध्येता की विशेषताओं में क्या क्या है, तो निरंतर और क्रमिक यानी कि लगातार। जो गुड लर्नर होता है वो निरंतर कॉन्टिन्यूअसली अपनी चीजों पे ध्यान देता है, सीखता है। ये नहीं कि उसने 2 दिन गया सीखा और तीसरे दिन घर जाके बैठ गया। इनमें से ही कई बच्चे हैं, एक दिन आए क्लास लिया, 2 दिन गायब, 2 दिन क्लास लिया, 4 दिन गायब, है ना। तो सीखने के लिए क्या होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। देखिए, ये गुड लर्नर स्टिक्स आप लोग अपने से तोलते रहिएगा। ठीक है, आप लोगों के अंदर ये चीजें हैं कि नहीं है, थोड़ा सा देखते रहिएगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है उनके पास समस्या समाधान का रवैया। ठीक है, मतलब आपसे यदि कोई समस्या आपको दे रहा है तो आपको उसको समाधान भी आपको उसको पता होना चाहिए, क्योंकि आप अध्ययन कर रहे हैं उस चीज में, है ना। फिर कोई नकारात्मक भावनाएं शामिल नहीं, आप में कोई नकारात्मक नहीं होना चाहिए, है ना। मैं कर सकता हूँ ऐसी एटीट्यूड होनी चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए। जिज्ञासा, आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। क्यों, जिज्ञासा यदि नहीं होगी तो आप गुड लर्नर कैसे बनोगे, है ना। आप सोचोगे कि मुझे जो ज्ञान है वो मेरे लिए पर्याप्त है, तो ऐसा नहीं है ना। ज्ञान तो इतना अथाह है कि आप जीवन भर भी लेते रहेंगे तो भी आपको कंप्लीट नहीं होगा। तो आप में जिज्ञासा होनी चाहिए, नई नई चीजों को जानने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, आगे कह रहे हैं उन्होंने जो कुछ सीखा है उसे पढ़ते, विश्लेषण और मूल्यांकन करते हैं, है ना। मतलब आप जो कुछ भी सीख रहे हो उसको बार बार रीडिंग करना, है ना, अभ्यास करना, उसका विश्लेषण करना, देन अपना मूल्यांकन करना। देखिए, इनमें से कई सारे बच्चे होंगे जो पहले यहाँ पे हमारे साथ पढ़ते हैं 6 बजे। ठीक है, फिर हो सकता है रात में सोते टाइम भी एक बार उठा करके देखते हो कि मैम ने क्या पढ़ाया था। फिर हो सकता है कि इन मॉर्निंग वो उनमें से जो याद करने वाला हो वो याद भी करते हो, है ना। तो ऐसे भी बच्चे होंगे। आगे कह रहे हैं भी लगातार कुछ ना कुछ नया सीखने की तलाश में रहते हैं, मतलब उनकी जो गाड़ी है वो एक जगह नहीं रुकती है। ठीक है, हो सकता है यदि कोई संस्कृत का बच्चा है तो वो योगा सीखने के लिए जाए, और कोई योगा का बच्चा है तो वो संस्कृत सीखने के लिए जाए, है ना। तो नया नया सीखने की तलाश भी करते हैं, कौन, गुड लर्नर। आगे कह रहे हैं
वे प्राप्त किए गए ज्ञान को जो उन्होंने पहले सीखा है उसे जोड़ते हैं, ठीक है, उसको ऐड करते हैं। मतलब आपने हो सकता है पहले सुना हो कि पृथ्वी नीली है या पृथ्वी हरी है ना, लेकिन आपको ये पता ही नहीं था कि पृथ्वी नीली या हरी क्यों है। बाद में जब आप बड़े हुए आपको पता चला कि हाँ, पृथ्वी पे 75% वाटर है इसलिए वो नीली दिखती है ना, इस कारण से। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये लर्नर के जो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स थे, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पर जो एडोलसेंट है उनका क्या विशेषताएं हैं और जो एडल्ट हैं उनकी क्या मैम विशेषताएं। लास्ट वाला पॉइंट क्या बोला था आपने? लास्ट वाला पॉइंट कौन सा? जो एक तो कॉन्स्टेंटली वो नया कुछ लर्न करने की कोशिश हाँ करते हाँ, हैं, एंड द लास्ट पॉइंट ये है दे एसोसिएट न्यू नॉलेज गेन्ड विथ व्हाट दे हैव प्रीवियसली लर्न। मतलब जो पहले उन्होंने सीखा है उससे नए जो वर्तमान में सीख रहे हैं उसको जोड़ते हैं, मतलब उसका कोरिलेट ओके करते हैं, हाँ, आपस ओके थैंक में। अब आगे एडोलसेंट की विशेषताएं हम पहले देखेंगे, देन एडल्ट की विशेषताएं देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो किशोर तथा नाबालिग अध्येता की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर, ठीक है। यहाँ हम लोग किशोर अध्येता की विशेषताओं को 4 भागों में विभक्त कर पढ़ेंगे, ठीक है। 4 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है एकेडमिक यानी कि एजुकेशनल करेक्टरिस्टिक्स, जो नाबालिग होते हैं उनकी शिक्षा कैसी होती है उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रदर्शन विधि के माध्यम से शिक्षण, इनका शिक्षण जो होता है वो कैसा होता है, प्रदर्शन विधि के माध्यम से होता है, मतलब दिखा करके, प्रेजेंट करके, है ना। बालक को समझाने के लिए बड़े चित्रों को दिखाना पड़ता है, फिर उसे ये समझाना पड़ता है कि कैसे छोटे छोटे चित्र से मिलकर ये बड़ा चित्र बना। जैसे हम बच्चों को ये समझाते हैं कि कैसे 2 शून्य मिलकर 8 बने। जैसे हम बच्चों को बताते हैं ना, पहले तो हम उनको सर्कल बनाना सिखाते हैं, है ना। देन जब वो सर्कल बनाना सीख जाते हैं तो उनको ऐसे करके 8 बनाना सिखाते हैं ना छोटे बच्चों को। तो इस तरीके से इनको प्रदर्शन विधि का माध्यम से इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट कह रहे हैं, एक बालक रिजल्ट या परिणाम केंद्रित होता है, ठीक है। अगर उसे लगता है जो वह पढ़ रहा है उससे परीक्षा में अंक नहीं मिलने वाला तो वह उन चीजों को पढ़ना भी पसंद नहीं करता है, ठीक है। आप लोग भी जब छोटे होंगे ना तो आप लोग टीचर से कहते होंगे ये इम्पोर्टेंट है क्या। आप लोग खुद भी अपनी खुद की किताबें उठा करके देख लीजिए, आप लोगों ने बहुत जगह इम्पोर्टेंट IMP ऐसे लगाया होगा, भाई मैंने तो लगाया था, ठीक है। तो मतलब हम लोग पहले क्या करते थे, परीक्षा की दृष्टि से पढ़ते थे। अभी हम लोग जो पढ़ते हैं ना वो अपना ज्ञान का वर्धन करने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन जब हम छोटे होते हैं, 18 से नीचे होते हैं, 18 एज से, तो हम क्या करते हैं, हमें वो चीजें मिल जाए जिससे हमें नंबर मिल जाए, है ना। ये चीजें हम लोग अपने बेनिफिट की चीजें ढूंढते हैं। आगे कह रहे हैं, बालक को लेक्चर या व्याख्यान के बजाय चित्र या चीजों को देखकर पढ़ना पसंद होता है, ठीक है। आप ज्यादा लेक्चर दोगे ना तो बको बच्चे कुछ कक्षा में सो भी जाते हैं, है ना। तो उनको लेक्चर्स नहीं पसंद होते, उनको डायग्राम्स अच्छा अच्छा उनको पसंद, उनको मतलब अट्रैक्ट करे ऐसी चीजों को वो पसंद करते हैं, है ना। तो आप देखते होंगे छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, बहुत टेढ़ी खीर है। चलिए आगे चलते हैं। ये थी आपकी एकेडमिक करेक्टरिस्टिक यानी कि एजुकेशनल करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है आपका सोशल करेक्टरिस्टिक, ठीक है। सोशली उनका क्या होता है, मतलब सामाजिक उनकी कैसी वो रहती है, दृष्टिकोण रहता है। तो दूसरों के व्यवहार या रहन सहन से बहुत जल्द प्रभावित हो जाते हैं। मतलब सामने वाला नया टिफिन बॉक्स लेके आया है तो मुझे भी नया टिफिन बॉक्स चाहिए, है ना। ऐसे बच्चे आपने देखा होगा बहुत जिद करते हैं। सामने वाली लड़की के पास नई पेंसिल है तो मेरे पास भी नई पेंसिल होनी चाहिए, है ना। तो प्रभावित होते हैं। आगे है, कोशिश में रहता है कि उसका सोशल इमेज बना रहे,
यही वह कारण है कि एक स्कूली बच्चा आज के डेट में सबसे ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि पर ऑनलाइन रहते हैं। ठीक है, मतलब जितना भी सोशल मीडिया है उसमें फॉलोअर्स बनाएंगे, लाइक करवाएंगे अपनी चीजों को, है ना। उनकी सोशली इमेज वो बहुत डेवलप करते हैं। ठीक है, आगे है समूह का निर्माण। समूह मतलब ग्रुप, क्रिएटिंग अ ग्रुप। तो इसमें क्या है, तो एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हैं जहां सभी एक जैसे इंटरेस्ट वाले हों। जैसे तेज बच्चों का ग्रुप, है ना, तेज पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है। कमजोर बच्चों का ग्रुप, है ना, उनको हो सकता है एक दबा रहा हो व्यक्ति तो उनका एक अलग ग्रुप बन गया, है ना। बदमाश बच्चों का ग्रुप, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, हमेशा छेड़खानी इत्यादि करते हैं, तो समूह बनाने का उनको रहता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं लोकप्रिय संस्कृति को अपनाना, जल्द प्रभावित हो जाना। जैसे अगर बाजार में कोई नई किस्म के कपड़े आते हैं, उसे सभी लोग खरीद रहे हैं तो बच्चे भी वहां कपड़ा खरीदना पसंद करते हैं, है ना। तो ये भी होता है, बहुत जल्दी चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे बीटीएस, बीटीएस बहुत चल रहा है, मतलब हमारे घर में भी चाइल्ड है, बच्चे हैं, तो ये बीटीएस के कपड़े खरीदते हैं या बीटीएस की चीजें खरीदते हैं, ऐसा भी मैंने देखा है ना। आगे कह रहे हैं किशोर चाहते हैं कि उसे लोग अटेंशन दें। ठीक है, यानी कि मतलब जब वो कोई चीज कर रहा है या फिर कुछ कह रहा है तो लोग उसकी बात सुने, समझें और वो चीज पूरी करें, डिमांड, है ना। अटेंशन मांगता है किशोर। आगे इमोशनल, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, तो मूड स्विंग, उनके मूड स्विंग बहुत जल्दी होते हैं। आप देखते होंगे किसी बच्चे को आप एक थप्पड़ लगा दो, वो रोएगा थोड़ी, मुश्किल से 1 मिनट नहीं होगा, उसको टॉफी दे दो तुरंत हंसने लगेगा, खेलने लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कि अभी थोड़ी देर पहले ये रो रहा था, है ना। तो मूड स्विंग उसका बहुत जल्दी होते हैं। किशोर कब गुस्सा और कब खुश होगा कोई नहीं बता सकता, अर्थात किशोरावस्था में मूड स्विंग बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका आप एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं, जब हम लोग एडल्ट हो जाते हैं तो अभी कोई हमें टेंशन है तो हो सकता है कि हमारा पूरा पूरा दिन टेंशन में चला जाए, है ना। लेकिन जब हम चाइल्ड एज में थे तो हमें अगर मेरी कोई चीज खो गई है तो 2 मिनट हम लोग उसकी टेंशन लेते थे, उसके अगले ही पल मस्त होकर के खेलने लगते थे। तो उनमें कोई चीजों को लेकर के चिंता नहीं होती है, मतलब अब उनके विचार बहुत जल्दी बदलते हैं, है ना। आगे कह रहे हैं एनर्जी हाई होती है। ठीक है, और किशोरावस्था में किशोर के अंदर किसी कार्य को करने की एनर्जी बहुत हाई होती है। आगे कह रहे हैं हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, मतलब मैं कर लूंगा मम्मा आप छोड़ दो, है ना। ऐसा भी आप देखते होंगे अपने घर में, आप अपने घर में बच्चों को ये कहते हुए सुने होंगे मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, इत्यादि, है ना। बाहर जाने के लिए यदि कह दो तो बच्चों का यही शब्द निकलता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं चला जाऊंगा, है ना। आगे कह रहे हैं अपने शारीरिक विकास को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या ये वगैरह वगैरह। किशोर को लगता है कि उसका व्यक्तित्व समस्या सबसे अनोखा है, मतलब एक छोटी सी भी यदि प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको ऐसा लगता है अरे नहीं भाई मैं तो बहुत फेस कर रहा हूँ, मैं बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, है ना। इसलिए किशोरावस्था में किशोर प्यार में सबसे ज्यादा नस आदि काटने का काम भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं होती है। आगे कह रहे हैं बहुत जल्द किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया दे देते हैं, मतलब सोचते नहीं है, तुरंत कोई भी चीज है तो उसका तुरंत रिप्लाई दे देना, सोचना नहीं कि इसके हमें ऐसे बोलना चाहिए या नहीं, है ना। तो कभी कभी बड़ों से भी मिसबिहेव कर देते हैं। चलिए आगे लास्ट पॉइंट है कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये सब एडोलसेंट के हैं, जो 18 के नीचे बच्चे हैं उनके लिए है। ठीक है, इसमें क्या है, तो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक चीजों में रुचि लेने लगते हैं। ठीक है, पहनावे वगैरह में, और उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। ठीक है, अगर जैसे आप लोग देख रहे हैं कि आप जैसे मान लीजिए आप हिंदू हैं, ठीक है, और उसी कक्षा में कोई मारवाड़ी राजस्थानी आ गई, ठीक है, तो आप उसकी ड्रेसअप देख करके आप कोशिश करोगे कि अरे भाई आपका ये आप ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हो, है ना। आप पूछते हो, उसकी संस्कृति में रुचि लेते हो, उसके कल्चर में रुचि लेते हो, है ना। तो ये चीजें होती हैं। राजनीति में रुचि लेना, ठीक है,
आप देखते होंगे राजनीति छोटे छोटे ग्रुपिज्म करते हैं लड़के, है ना, एक मतलब माहौल क्रिएट करते हैं कि नहीं हमारा ही दबाव चल रहा है, ठीक है। फिर आगे सामाजिक परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, जैसे जात पात नहीं रहा, शादी कहीं भी किसी से भी किया जा सकता है इत्यादि वगैरह। ऐसी भी कुछ कुछ बड़े लोग मतलब वहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं धीरे धीरे हर चीजों का अनुभव करने लगते हैं, ठीक है, और जैसे भी बड़े होते हैं वो उनको एक्सपीरियंस भी होने लगता है। तो ये सारी विशेषताएं जो थी ये आपकी किसकी थी? किशोर की। किशोर यानी कि नाबालिग, ठीक है। ये सारी विशेषताएं आपकी उसकी थी। आगे देखते हैं अब एडल्ट की, ठीक है। तो एडल्ट की भी हमें 4 देखनी है, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव, ठीक है। और उसकी भी हमने यही 4 देखी थी। तो वयस्क क्या है? तो वयस्क को भी 4 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला क्या है? एजुकेशनल यानी कि एकेडमिक। तो वयस्क अध्येता जो सीखता है उसमें कितना प्रासंगिक है को जानने का प्रयास करता है, पढ़ा हुआ तथ्यों का विश्लेषण करता है और जो पढ़ाया गया वह प्रासंगिक है अथवा नहीं ये भी जांच करता है। आगे कहता है संकुचित सोच से सामान्य सोच की ओर बढ़ता है। मतलब जो क्या बोलते हैं बड़ा पैमाना है उस पे जा करके नैरो थिंकिंग लीड्स टू नॉर्मल थिंकिंग, ठीक है। मतलब एक बड़े उस पे सोच करके उसमें सामान्य नॉर्मल चीजें क्या है उस पर थिंक करता है, ठीक है। एक्टिव लर्निंग पसंद करता है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को जरा देर थोड़ी देर सिर्फ व्याख्यान दे दूं, आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से प्रश्न ना पूछूं और चीजें ना करूं तो आप लोग क्या होंगे? बोर हो जाएंगे। समय का विशेष ध्यान रखिए सभी लोग। तो एक्टिव लर्निंग पसंद करता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं बजाय निष्क्रिय होना, एक सेकेंड क्या हुआ, हाँ, बजाय निष्क्रिय होकर पढ़ना, ठीक है। उसको निष्क्रिय होकर के पढ़ना नहीं पसंद है। जो आपके वयस्क लोग होते हैं मतलब तो उनको निष्क्रिय नहीं पसंद है, ठीक है। ये फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यहाँ पर सामान्यतया उन सारी विशेषताओं को शामिल किया जाता है जो एक वयस्क में शिक्षण के दौरान पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें सारी चीजों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इनका सोशल करेक्टरिस्टिक्स इनमें क्या होती है। तो सबसे पहला है वयस्क चाहता है कि उसका एक ऐसा ग्रुप हो जहां वह अपनी सारी समस्याओं को शेयर कर सके, ठीक है। अभी आप लोगों में क्या होता है थोड़ी सी बुद्धि डेवलप हो जाती है तो आप लोगों को वहां पे ग्रुपिज्म नहीं चाहिए, है ना। आप लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो सच में आपके साथ हैं, आपकी हर समस्या में आपके साथ हैं, आपकी हर खुशी में आपके साथ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ग्रुप का आप लोग चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है हमेशा चाहता है कि उसे रिस्पेक्ट मिले। यहाँ पे आपको आपके मतलब एटीट्यूड का बहुत वो रखते हैं आप लोग, मतलब जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया नहीं मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, है ना। तो ऐसा भी यहाँ पे एक रिस्पेक्ट के लिए आप रहते हैं। आगे है वयस्क के पास कई उत्तरदायित्व होते हैं या कहे वादे होते हैं जो अपने परिवार या दोस्त आदि से किए होते हैं जो उनके शिक्षण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर जैसे आपके फ्रेंड्स हैं पार्टी कर रहे हैं घूमने जा रहे हैं क्लब जा रहे हैं लेकिन आप वहां पर क्या अपने परिवार को याद करते हैं, आप अपने दायित्वों को याद रखते हैं और चीजों को नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप अपने टीचिंग में ज्यादा वो रखते हैं। आगे है इमोशनल करेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब जो वयस्क हैं उनकी इमोशनली लाइफ कैसी होती है? तो कह रहे हैं वयस्क में स्वयं को नियंत्रित करने और निर्देशित करने का गुण होता है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। इससे पहले जो एडोलसेंट थे वो कैसे वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे, उनका जो मन आया बोल दिया, ठीक है, सामने वाले को चाहे कैसा भी वो हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। वयस्क में एक समय के बाद किसी खास विषय को लेकर डर भी बैठ जाता है, ठीक है। अब जैसे आप देखे होंगे बचपन में
हो सकता है कोई ऊंचाई से कभी गिर गया हो, ठीक है, तो किसी किसी को ऊंचाई से देखने में डर लगता है, ठीक है, तो ऐसा एक डर बैठ जाता है कि नहीं मैं इसको नीचे देखूंगा, भले हम बड़े हो गए हैं, 18+ हो गए हैं, लेकिन वो डर जीवन भर बना रहता है, ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। आगे कह रहे हैं व्यस्क चाहता है कि वह जहां जिस परिस्थिति में रहे सबसे सर्वश्रेष्ठ रहे। यहाँ पे आप अपने आप को बहुत सर्वश्रेष्ठ देखना चाहते हैं, प्रधान देखना चाहते हैं, ठीक है। आगे आता है कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक, संज्ञानात्मक। इसमें क्या है, चाहे किसी कार्य में सफल हो या असफल हो, उत्तरदायित्व तो स्वयं लेते हैं। अब देखिए, जब आप छोटे होते हैं तो कोई भी चीज यदि बिगड़े तो आप अपने भाई बहनों पर उसका इल्जाम डाल देते हैं कि अरे नहीं इसने किया, मम्मी मैंने नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो हो सकता है आपकी बहन ने किया हो, लेकिन आप उसको बचाने के लिए अपने ऊपर स्वयं को उत्तरदायित्व मान लेते हैं। एक तो ये इस तरीके से भी ले सकते हैं, और दूसरा, यदि आप फेल होते हैं कक्षा में या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया वो खराब हुआ, तो उसमें भी आप किसी और को उत्तरदायी नहीं मानते, आप अपने आप को ही मानते हैं, ठीक है। आगे वयस्क स्वयं को अभिप्रेरित कर सकता है, यानी कि आप अपने आप को खुद ही इंस्पायर कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी किसी और के प्रति कुछ नहीं चलती, यानी कि अगर आपको कोई कितना भी समझा ले, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं अवेयर होंगे तब तक आपको कोई नहीं समझा सकता, ना ही आपके लिए कोई कोई चीज कर सकता है, ठीक है। आगे है हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार, ठीक है, आप हार्ड वर्क करते हैं, आपको समझदारी आ जाती है, अपना सारा काम स्वयं करना चाहते हैं, ठीक है, किसी की विदाउट हेल्प, नया नॉलेज और स्किल सीखना पसंद करते हैं और उसे अपने कार्यों में अप्लाई भी करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थे एडोलसेंट और एडल्ट के। अब फटाफट सभी लोग मेरे को आंसर देंगे। 1 सेकेंड रुकिए, जरा मैं ज्वाइन कर लूं, 1 सेकेंड। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, क्या आवाज आ रही है मेरी? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सभी को मेरी? हाँ ये म्यूट कैसे हुआ? जी। इससे पहले तो आवाज आ रही थी ना आपको? आज आ हाँ रहा था, कैसे हो गया? यहाँ तक आवाज आई है ना सभी को, मतलब एडल्ट के जो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है? हाँ हाँ। अच्छा,
ये स्क्रीन भी शेयर शायद बंद हो गया। एक सेकंड रुकिएगा, कुछ टेक्निकल इशू है, एक सेकंड। हाँ, अभी दिख रहा है आप लोगों को? जी। ठीक है, सभी लोग क्वेश्चंस का आंसर देंगे, ठीक है। पहला पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वयस्क, वयस्क यहाँ पे किसको बोलेंगे बताइए? 18 प्लस, ठीक है। शिक्षार्थियों की विशेषताएं हैं, तो इनमें से कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, चूज करिए इनमें से वयस्क की कौन सी विशेषताएं हैं। फटाफट सभी लोग चैट बॉक्स में देंगे और सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है। कोई भी ये नहीं करेगा कि नहीं देना है। सभी लोग आंसर दीजिए। निमई मॉन्डल सर, आपने ई ऑप्शन कैसे दिया है? सर दो तीन चूज करने हैं ऑप्शन, एक बार देखिए क्वेश्चन, देखिए एक बार फिर से। हम्म, ठीक है, तो इसका आंसर है 3, ठीक है। आप लोगों ने 4 किस बेस पे दिया है? सी डी ई। देखिए, मार्गदर्शन और नियंत्रण से स्वतंत्र होना, इसमें मार्गदर्शन नहीं होता है ना। जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो मार्गदर्शन नहीं होता है, ठीक है। एक सेकेंड, इंडिपेंडेंट ऑफ गाइडेंस एंड कंट्रोल, पता नहीं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसमें जो आंसर, राइट आंसर दिया है सी और डी दिया है। एक्चुअली कभी कभी फर्स्ट पेपर में क्या होता है, जो अधिक दिखता है उसको ही हम चूज करते हैं। जैसे देखिए, आत्मनियंत्रण तो है ही, तर्क संगत रूप से कार्य करना ये भी है, ठीक है। ये भी हो सकता है, बट इसका 60 और 40 है, ठीक है। क्योंकि मार्गदर्शन आपका एडोलसेंट में भी होता है, टीचर आपका मार्गदर्शन करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको नहीं लिया है ऑप्शन में, इन दोनों को लिया है, ठीक है तो ये भी सही, लेकिन ये कम उत्तर सही लग रहा है, इसलिए यहाँ पर सी और डी को लिया है। कभी कभी एंटी ऐसा भी करता है, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषताएं हैं? किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंट, 18 के जो नीचे आते हैं, बताइए कौन कौन सी विशेषताएं हैं? हम्म,
दीजिए सभी लोग आंसर। अच्छा, आपको शेयर्ड स्क्रीन शो नहीं कर रही। क्या कर सकती हूँ फिर मैं आपके लिए? बाकी सबको शो हो रही है क्या, कि सबको यही प्रॉब्लम है? अब मैं दिख रहा हूँ। दिख रहा है। दिख रहा है दीदी। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी से। जिनको शो हो रहा है वो आंसर दीजिए, जिनको नहीं हो रहा कोई बात नहीं। सभी लोग उत्तर नहीं दे रहे हैं। हम्म, क्या हुआ? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है क्या, कि जो पढ़ाया गया वो नहीं समझ में आ रहा? क्या दिक्कत हो रही है? चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है 4। ठीक है, ए, बी और ई। देखिए यहाँ पे आपको किस तरीके से चूज करना था। देखिए, भावात्मक रूप से परिपक्व, तो आपको पता है कि इमोशनली कितना होते हैं किशोरावस्था वाले, तो ये तो होता ही नहीं। तो अब आप देख लीजिए सी किस में है, तो सी इसमें है, तो ये कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद देखिए तर्क संगत रूप से कार्य करना, अभी आपने तर्क संगत रूप से कार्य करना किसमें देखा था? वयस्क में देखा था, तो ये आपका कैंसिल हो गया, यानी कि डी ऑप्शन जिसमें होगा वो भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए ई, सहकर्मी समूहों के साथ गतिविधियों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था ना कि उनको ग्रुपिज्म बहुत पसंद है, ग्रुप बनाना बहुत पसंद है, जैसे पढ़ने वालों का अलग ग्रुप बनना, है ना, और दुष्ट बच्चों का अलग बनना, कमजोर बच्चों का अलग बनना, है ना। तो ये ई तो होगा ही होगा, तो ये तो कंपलसरी है। तो ई जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, तो 4th आंसर। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे ना, तो आप एनटीए में आराम से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कुछ शिक्षार्थी विशेषताओं की सूची दी गई है, उन्हें पहचाने और जो प्रभावी शिक्षण में मदद करते हैं उनका चयन करें। ठीक है, तो प्रभावी शिक्षण मतलब इफेक्टिव टीचिंग पूछा है। ठीक है, और शिक्षार्थी विशेषताओं की सूची, यानी कि लर्नर, जो लर्नर होता है उसकी सूची दी गई है। चलिए चूज करिए, देखिए कौन सा है। अरे इसका आंसर ही मैंने लगा दिया है। चलिए ये तो आंसर आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए सबसे पहला है लर्नर्स रिस्पेक्ट फॉर द टीचर, शिक्षक के लिए शिक्षार्थी का सम्मान। ठीक है, तो हाँ, शिक्षार्थी सम्मान करता है कि नहीं? ठीक है, लेकिन सम्मान करने से क्या इफेक्टिव टीचिंग हो जाएगी? बताइए, आप किसी टीचर को बहुत मानते हैं लेकिन उसको नॉलेज बिल्कुल नहीं है, तो क्या वो इफेक्टिव टीचिंग होगी? नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा।
तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देखिए 1 1 किसमें किसमें है, बताइए 1 1 ऑप्शन किसमें किसमें है, पहले ऑप्शन में और तीसरे तीसरे ऑप्शन में। तो आपके दो ऑप्शन हट गए कि नहीं हट गए। हट गया। दूसरा है सेकेंड, लर्नर्स लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटी। ठीक है, शिक्षार्थी की मानसिक क्षमता का स्तर। ठीक है, तो शिक्षार्थी की जो मानसिक क्षमता का स्तर है वो इफेक्टिव में आएगा ही ना, क्योंकि यदि आपकी मतलब नॉलेज ही नहीं है उतनी, और आपको क्लास में बैठा दिया गया और आपको उतना पढ़ाया जा रहा है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। अब देखिए जो नर्सरी का बच्चा है उसको फिफ्थ कक्षा में बैठा दिया जाए तो उन्हें समझ में ही नहीं आएगा। तो मानसिक क्षमता जो है वो आपका किसमें इफेक्ट करता है, प्रभावी शिक्षण में। तो ये दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा सिर्फ और सिर्फ इसमें है ही नहीं, तो इस तरीके से फोर्थ आंसर सही होगा। लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं। सर म्यूट कर लीजिए, एक सेकंड मैं म्यूट कर, हाँ, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है शिक्षार्थी के पिछले अनुभव। ठीक है, आपकी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो भी आपको प्रभावी शिक्षण में मदद करती है। देखिए अब आप नेट के पेपर में जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपकी प्रीवियस ही नॉलेज जो होगी ना उसी के अकॉर्डिंग तो आप क्वेश्चन लगाएंगे कि हाँ मैम ने ये पढ़ाया था, मैम ने ये चीज बताई थी, इसका ये आंसर होगा। प्रीवियस ही नॉलेज है ना आपकी, या प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी आपका सही हो जाएगा। चौथा पॉइंट देखिए, अध्ययन करने के लिए शिक्षार्थी की रुचि का स्तर। ठीक है, आपकी रुचि होनी भी जरूरी है। अब देखिए अगर आप लोगों को फोन में यूट्यूब चलाने की आदत है तो आप लोग 2 2 4 4 घंटे यूट्यूब चला लेंगे, आपको बोरिंग नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ाई में भी होता है। तो यदि आपको पढ़ाई में रुचि है, आपका इंटरेस्ट एरिया है, तो आपको बोरिंग नहीं होगा और आप उसमें रुचि लेंगे। पांचवा है शिक्षार्थी का पारस्परिक संबंध का स्तर। ठीक है, पारस्परिक संबंध मतलब किसके साथ, प्रभावी शिक्षण के साथ। तो प्रभावी इफेक्टिव टीचिंग के साथ यदि आपका मतलब नॉलेज नहीं है उतना और आप किसी कक्षा में जाके बैठ जाएं तो आप नहीं कर सकते, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट है समाज के बारे में शिक्षार्थी का दृष्टिकोण। हाँ, ये आपको इफेक्टिव के लिए कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लिखा है, दी गई शिक्षार्थी विशेषताओं में से कौन सी क्षेत्र निर्भर समग्र दृश्य से जुड़ी है और सीखने की शैली है। ठीक है, चलिए बताइए, फटाफट बताइए सभी लोग आंसर इसका। सभी लोग आंसर दीजिए इसका। मेरी आवाज आ रही है ना। हाँ।
सभी लोग आंसर दीजिए। मुझे लग रहा है क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है ना? चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है 2। ठीक है, पहला है अवधारणाओं को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना। ठीक है, जो भी अवधारणाएं हैं उनको व्यक्तिगत तरीके से, देखिए यहाँ पे सीखने की शैली पूछी है। ठीक है, जो सीखने की शैली है और शिक्षार्थी विशेषताओं में से कौन सी क्षेत्र निर्भर, यानी कि क्षेत्र पर भी कंसंट्रेट करती है। ठीक है, राधा ने थोड़ा सा सही दिमाग लगाया था लेकिन फिर 1 लगा दिया। चलिए कोई बात नहीं, तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना ये है, लेकिन ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो अवधारणाओं को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना। ठीक है, जो भी अवधारणाएं हैं उन्हें हम व्यक्तिगत तरीके से पर्सनल एक्सपीरियंस से जोड़ेंगे तो वो हमें ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इसका ये सीखने की शैली के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो दूसरा सही है, तीसरा, यानी मौजूदा कार्यों से संबंधित शिक्षक के साथ औपचारिक बातचीत, यानी कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, फॉर्मल इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसमें शिक्षक का एक औपचारिक कन्वोकेशन भी होना जरूरी है। ठीक है, मतलब उसका हाथ होना जरूरी है। ठीक है, और आगे 5वां कौन सा दिया है, ये प्रतिस्पर्धा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा के बजाय, मतलब आप किसी को जो आप compete कर रहे हो उसके बजाय यदि आप सहयोग की वो देते हो तो वो भी आपकी क्या होती है, सीखने की शैली को बढ़ोतरी देती है। अब यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स है। इसके अलावा जो ये तथ्यों और सिद्धांतों को ध्यान केंद्रित करना, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सीखने की शैली में तो आता है लेकिन क्षेत्र में नहीं आता। ठीक है, और ये मौजूदा कार्यों से संबंधित शिक्षक के साथ औपचारिक बातचीत, ये तो है ही। इसके बाद ये बचा, हाँ लास्ट बचा चौथा, सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता देना। तो ये प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता देना तो ये तो सेल्फिश हो जाएगा ना, सेल्फलेस होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। फिर आगे है अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं को समझना, तो ये आपकी सीखने की शैली में आता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके दूसरा, तीसरा और 5वां, ये 3 पॉइंट्स आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग है, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। मुझे लगा कि मैम ये क्षेत्र हाँ जी, हाँ, वो अभी जो प्रश्न हमने छुड़ाया उसमें जो फोर्थ ऑप्शन था ना, प्रिपेयरिंग टू कॉर्पोरेट रादर देन कॉम्पीट, तो मुझे लगा कि वो सीखने की शैली में नहीं आ सकता, इसलिए मैंने फर्स्ट वाला चूज किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ निधि तो जी क्या ये बोल तो रहे हैं? सही है। और इसमें ये क्षेत्र निर्भर है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। फील्ड डिपेंडेंट, इसका मतलब क्या है? फील्ड डिपेंडेंट मतलब आपकी जो सीखने की शैली है ना, जो मैम ये आपको, क्षेत्र निर्भर। हाँ मैं बता रही हूँ, जो आपकी सीखने की शैली है ना उसके क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए, उससे अतिरिक्त नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न?
ठीक है, तो कक्षा यहीं पे आज समाप्त करते हैं। सभी लोग 8 बजे जुड़िए। ठीक है, नमो नमः, नमस्ते सभी को। नमो नमः। नमो नमः।